हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार माथुर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th जियोलॉजी बुक में आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हुए हैं, जहाँ पर एक हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचर मतलब गठन। ठीक है, संरचना गठन किसका कर रहे? इग्नियस रॉक का कर रहे हैं, यानी आग्नेय चट्टान का कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आग्नेय चट्टानों की संरचनाओं और गठन का संक्षिप्त प्रस्तुत करें। ठीक है, संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करें। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आग्नेय चट्टानों की संरचना और गठन के बारे में लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि सेलों में विभिन्न खनिज घटकों और कांचे पदार्थों के पारस्परिक संबंधों को आग्नेय सेल गठन कहते हैं। ठीक है, यानी सेलों के विभिन्न खनिज घटकों और कांचे पदार्थ, यानी खनिज घटक और कांचे पदार्थ के बीच के पारस्परिक जो भी संबंध रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आग्नेय सेल गठन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि किसी सेल के गठन को निम्नलिखित घटकों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अब किसी भी सेल के गठन को हम लोग इन फैक्टर्स के द्वारा हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? क्रिस्टलन। उसके बाद क्या है? क्रिस्टलों का आकार, जिसको हम लोग कणिकता कहते हैं। तीसरा क्या है? क्रिस्टलों की आकृति। और चौथा क्या है? क्रिस्टलों और कांचे द्रवों का पारस्परिक संबंध। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं क्रिस्टलन। ठीक है, क्रिस्टलन के बारे में। तो क्रिस्टलन मुख्य रूप से गहराई और मैग्मा के ठंडा होने पर निर्भर करता है। ठीक है, क्रिस्टलन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूर्ण क्रिस्टली, अंश क्रिस्टली और पूर्ण कांचिक। अब तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा पूर्ण क्रिस्टली। तो वह आग्नेय सेल जिसका निर्माण पूर्ण रूप से क्रिस्टल घटकों के कारण ही हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग पूर्ण क्रिस्टली कहते हैं। ठीक है, आप देखिए पूर्ण रूप से क्रिस्टल घटकों के कारण हुआ, यानी ये एक सेल है। तो यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा क्या किसका होगा? क्रिस्टल पदार्थों का होगा। ठीक है, इसका उदाहरण में आप लिख सकते हैं पातालीय आग्नेय सेल और ग्रेनाइट सेल। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है हमारे पास अंश क्रिस्टली। नाम से ही पता चल रहा है आधा क्रिस्टल होगा और आधा अक्रिस्टलीय पदार्थ होगा। वह आग्नेय सेल जिसका कुछ भाग क्रिस्टल का बना होता है जबकि कुछ भाग कांच का बना होता है। कांच मतलब अक्रिस्टलीय पदार्थ का बना होता है। ठीक है, उन्हें हम लोग अंश क्रिस्टली कहते हैं। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक सेल है। सेल का देखिए आधा भाग कांच पदार्थ का बना है, आधा भाग क्रिस्टल पदार्थ का बना है। तो इसको क्रिस्टलीय पदार्थ, ये कांचे पदार्थ, जिसको क्रिस्टलीय पदार्थ भी कहते हैं। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं मध्यवर्ती आग्नेय सेल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मध्यवर्ती आग्नेय सेल का जो भी उदाहरण होता है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पूर्ण कांचिक। तो पूर्ण कांचिक मतलब जिस आग्नेय सेल का निर्माण पूर्ण रूप से कांचे पदार्थों से हुआ है। कांचे पदार्थ मतलब अक्रिस्टलीय पदार्थ से हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग पूर्ण कांचिक कहेंगे। तो ये हो गया इस तरह से। देखिए पूरा तरीके से वो क्रिस्टलीय पदार्थ से बना है। इसका उदाहरण आपका हो जाएगा बाह्य आग्नेय चट्टान। अब फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप बाह्य आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ये अब हम लोग का फर्स्ट टाइप हो गया, मतलब फर्स्ट डिफाइन कर दिया हम लोग फर्स्ट फैक्टर के हिसाब से। अब दूसरा फैक्टर आता है क्रिस्टलों का आकार, जिसको हम लोग कणिकता भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलों का आकार। तो अब देखते हैं हम लोग क्रिस्टलों का आकार। तो आग्नेय सेलों में क्रिस्टलों का आकार जो है ना, वो उप सूक्ष्मदर्शी से लेकर कई मीटर तक भी हो सकते हैं। बहुत छोटा से लेकर बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, यदि क्रिस्टल केवल नेत्रों की सहायता से देखा जा सके तो उस सेल को हम लोग क्रिस्टलीय दृश्य क्रिस्टली कहते हैं। अगर आग्नेय सेल के क्रिस्टल नेत्रों या लेंस की सहायता से न देखे जा सके तो उसे अदृश्य क्रिस्टली कहते हैं, यानी पूरी तरह से नहीं दिख रहा, वो इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया। यदि अदृश्य क्रिस्टलों, यानी जिसको हम लोग लेंस और आंख की सहायता से नहीं देख सकते, यदि अदृश्य क्रिस्टलों के कण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी न देखा जा सके तो उसको गूढ़ क्रिस्टली कहते हैं। ठीक है, काफ़ी रेयर कंडीशन वाला। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं कि जो हम लोग अभी देखे कि जिसको आंख की सहायता से हम लोग देख सकते हैं, उसका भी 3 भागों में उसको बांटा गया। ठीक है, स्थूल कणी, मध्य कणी और सूक्ष्म कणी। ठीक है, स्थूल कणी, स्थूल मतलब होता है बड़ा, विशाल काय। तो स्थूल कणी यानी स्थूल काय। तो स्थूल कणी मतलब जिसमें क्रिस्टलों का औसत व्यास 5 mm से बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, यानी 5 mm से लेकर काफ़ी अनंत तक हो सकता है। ठीक है, फिर मध्य कणी, तो जिसका आकार, क्रिस्टल कणों का आकार कितना होता है? औसत व्यास 5 mm से लेकर 1 mm के बीच होता है, उसको मध्य कणी कहते हैं। सूक्ष्म कणी, ठीक है, सूक्ष्म कणी मतलब नाम से ही पता चलता है जिसमें क्रिस्टल कणों का औसत व्यास 1 mm से भी कम हो। ठीक है, 1 mm से कम मतलब बहुत कम हो सकता है। उसके बाद हम लोग तीसरा देख रहे हैं, तीसरा फैक्टर क्रिस्टलों की आकृति। तो हम लोग अभी क्रिस्टलों का आकार या कणिकता देखे, जहाँ पर हम लोग उसका आकार के बारे में देखें। अब हम लोग क्रिस्टलों की आकृति देख रहे हैं। ठीक है, कि उसका आकृति किस तरह का होगा। तो क्रिस्टलों की आकृतियों का वर्णन क्रिस्टल के ज्यामितीय रूप यानी जियोमेट्री तथा क्रिस्टल फलकता के आधार पर यानी क्रिस्टल डायमेंशन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यदि क्रिस्टल में उनके समस्त क्रिस्टलीय फलकों के अणुरेख उपस्थित हो तो उसे पूर्ण क्रिस्टलीय अंश कहते हैं। ठीक है, उसको पूर्ण फलकीय अंश कहते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह से पूरा घूम के फिर वहीं पर जाकर खत्म हो गया, यानी ये पूरी तरीके से संपन्न है, पूरा तरीका से ये बना हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कमी नहीं है। पूरा तरीका से इसका डायमेंशन देखिए एकदम
एकदम देखिए कितना सटीक है। तो ये पूरी तरीके से इसका अनुरेख में है, ठीक है, अनुरेख एक ही रेखा में है देखिए। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको पूर्ण फलक क्या बोलेंगे। इसका जो ये सब क्या है, भुजा, भुजा मतलब फलक, उसी को डायमेंशन भी बोलते हैं, ठीक है, उसका पूर्ण फलक है, ठीक है। तो ये हो गया इसका उदाहरण में आप लिख सकते हैं ग्रेनाइट और क्रिस्टलीय रूप पूर्ण फलक क्या, ग्रेनाइट का क्रिस्टलीय रूप, ये क्या है, ग्रेनाइट का इसी तरह होता है, ठीक है, ग्रेनाइट का क्रिस्टलीय रूप पूर्ण फलक क्या होता है, ठीक है। यदि आप देखते हैं बोल रहा है कि यदि क्रिस्टल अंशतः क्रिस्टल फलकीय हो तो उसे अंश क्रिस्टलीय फलक कहते हैं, ठीक है, उसको अंश क्रिस्टलीय कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ से ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, यानी वो अंश क्रिस्टलीय है, ठीक है, अंश फलकीय है। इसका एक और यदि ये वाला इस तरह रहता, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, और ये वाला ठीक से इस तरह रहता तब इसको हम लोग पूर्ण फलकीय बोलते हैं, लेकिन ये देखिए इस तरह नहीं है तो ये अंश फलकीय इसको बोलेंगे, ठीक है। आप देखिए यदि पूरे क्रिस्टलीय फलक ना हो तो उसको, यानी उसका कोई भी फलक बढ़िया से ना हो तो उसको हम लोग अंश फलक, सॉरी अफलकीय बोले। अफलक मतलब कोई भी फलक नहीं है, ठीक, जैसे इसका डायग्राम इस तरह से बना हुआ है, देखिए कोई भी फलक बढ़िया से नहीं है। उसके बाद हम लोग आता है चौथा फैक्टर, कांचे द्रव, कांचे पदार्थों और क्रिस्टलीय, कांचे द्रव यानी क्रिस्टलीय द्रव और कांचे पदार्थों का पारस्परिक संबंध, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि विभिन्न क्रिस्टलों के आपस में संबंधों के आधार पर, आप देखिए ये जो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग क्रिस्टल और कांचे पदार्थ का पारस्परिक संबंध, तो क्रिस्टल का भी तो अपने आप में भी कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ उनका गठन होगा, ठीक है। तो विभिन्न क्रिस्टलों के आपस में संबंधों के आधार पर भी आग्नेय चट्टानों के गठन को निम्नलिखित प्रकार से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। तो वहाँ से यहाँ तक अभी जितना देखे वो अलग दुनिया था, अब इसका अलग से अपना दुनिया स्टार्ट होता है, जहाँ पर ये आग्नेय चट्टान का गठन को ये अलग तरीका से ये परिभाषित करने का प्रयास करता है। जैसे ये कहता है कि हम इस तरह से आग्नेय चट्टान के गठन को परिभाषित करेंगे, हम बोलेंगे कि समकनिक गठन कहेंगे, असमकनिक गठन कहेंगे, देशिक गठन कहेंगे और अंतर्वेदित गठन कहेंगे। तो ये आग्नेय चट्टान के गठन को इन 4 भागों के द्वारा, मतलब इन 4 तरीकों के द्वारा वो परिभाषित करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समकनिक गठन क्या होता है। समकनिक मतलब समान कण, ठीक है। तो यदि सेल के समस्त खनिज प्राय समान आकार के हो तो उस सेल के गठन को समकनिक गठन कहते हैं। यानी सेल तो है लेकिन सेल का जितना भी खनिज होगा, जितना भी खनिज, सबका आकार एकदम सेम होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग समकनिक गठन कहेंगे। तो इसके प्रकार क्या हो जाएगा, इसको 4 प्रकारों, इसको 3 प्रकारों में बांटा गया, ठीक है। इसके 3 प्रकार है, सर्वस्वरूपी, सर्व मतलब संपन्न, मतलब पूरा तरीका से परिपूर्ण, और स्वरूपी मतलब आप फलकीय बोल सकते हैं, रूप फलक एक ही हुआ, तो सर्व तो पूर्ण हो गया, स्वरूपी तो पूर्ण फलकीय हो गया, ठीक है। उसी तरह से अंश स्वरूपी तो अंश फलकीय, जिसको माइक्रो ग्रेनाइटी भी इसका बोल सकते हैं, ठीक है। और अरूपक यानी अरूपक अफलकीय, ठीक है। उसके बाद हो गया असमकनिक, असमकनिक यानी असमान कण वाला, यानी खनिज तो है, सॉरी सेल तो है, लेकिन सेल का जितना भी खनिज होगा वो अलग अलग आकार का होगा, ठीक है, अलग अलग आकार का होगा। तो इस तरह से यदि आग्नेय सेलों के विभिन्न खनिज क्रिस्टल एक ही आकार के ना हो तो उसे असमकनिक गठन कहेंगे। इसके प्रकार, तो इसको जो है ना 3 भागों में बांटा गया है, पार्फिराइटी, पाइकिलिटी या ऑफाइटी और अंतराकणिक, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे हम लोग देख लेते हैं, अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछे, सॉरी अगर आपसे MCQ में पूछे इसके बारे में कि वैसा गठन को हम लोग क्या कहेंगे जो मुख्य रूप से आग्नेय सेल जो मुख्य रूप से बाह्य आग्नेय सेल और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल, उसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, पार्फिराइटी असमकनिक गठन, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह बाह्य आग्नेय सेल और मध्यवर्ती आग्नेय सेलों में पाया जाता है, इस तरह का गठन। उसके बाद आता है तीसरा देशज गठन। हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग समकनिक गठन देख लिया, हम लोग असमकनिक गठन देख लिया, अब तीसरा आया है देशज गठन। तो देशज गठन में क्या होगा कि मैग्मा के क्रिस्टल के समय प्रवाह के फलस्वरूप बने गठन को देशज गठन कहते हैं। यानी देखिए इसको समझिए, यानी क्रिस्टल के समय मैग्मा के प्रवाह के फलस्वरूप बने गठन को देशिक गठन कहते हैं, ठीक है। इसको भी देखिए कि ये हो गया, यानी जब मैग्मा का, जब क्रिस्टल का समय यानी जब क्रिस्टलन हो रहा था उस समय मैग्मा का प्रवाह जब हुआ तो उस समय मैग्मा का प्रवाह होने के कारण बने गठन को देशिक गठन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फेल्सपारों के प्रवाह द्वारा अब बताया गया कुछ, उसका उसी के अंदर में बताया गया है कि फेल्सपारों के प्रवाह द्वारा ट्रेकाइटी गठन, फेल्सपार का जो प्रवाह, जब फेल्सपार का प्रवाह हुआ तो उसको हम लोग ट्रेकाइटी गठन कहते हैं, ठीक है। यह ज्वालामुखी सेलों में पाया जाता है। अब मैं आपसे फिर एक काम देता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ज्वालामुखी सेल का एक उदाहरण बताइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चौथा और लास्ट देखते हैं अंतर्वेदित गठन। अंतर्वेदित गठन मतलब आग्नेय चट्टान के निर्माण के समय 2 खनिज एक दूसरे के भीतर विकसित होते हैं, तो इस प्रकार के विकसित गठन को अंतर्वृद्धि गठन कहते हैं। अंतर्वृद्धि मतलब अंतर्वेदित गठन, ठीक है। यानी जब आग्नेय चट्टान का निर्माण हो रहा था उस समय एक ही खनिज के अंदर में एक और खनिज का निर्माण हुआ, यानी एक खनिज के अंदर में एक और खनिज, ठीक है। जिस तरह से इसका डायग्राम देखिए, इस तरह मैं बनाता, देखिए इस तरह से, तो एक खनिज के अंदर दूसरा खनिज, तो इस प्रकार के गठन को अंतर्वेदित गठन या अंतर्वृद्धि गठन कहते हैं। इसका उदाहरण में आप क्वार्टेज और फेल्सपार लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और यह क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।